अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम आज एमडीगेट की प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करते हुए एक और यूनिट को डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम यूनिट थर्मोडायनामिक्स को वन शूट में डिस्कस करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को एंड तक देखने से आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स थर्मोडायनामिक्स के हैं वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ये प्लेलिस्ट कंप्लीट करने के बाद हम इन इंडिविजुअल चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ भी करेंगे और साथ ही साथ जो पास पेपर्स एमडीगेट के हैं उन्हें भी हम सॉल्व करेंगे। देखें, हमारे पास अब यूनिट थर्मोडायनामिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो थर्मो और डायनामिक्स दो सेपरेट वर्ड्स हैं। थर्मो से मुराद के हीट एंड डायनामिक्स से मुराद के मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स या मोशन ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से हीट की वजह से जो पार्टिकल्स के मोशन होते हैं उनके रिगार्डिंग जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो कॉन्सेप्ट्स हम थर्मोडायनामिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो हम सबसे पहले आज हीट को डिस्कस करने वाले हैं। हमारे पास हीट होता है एनर्जी इज इन ट्रांजिस्ट, यानी कि हम हीट को एनर्जी कंसीडर कर सकते हैं जब हमारे पास हीट ट्रांसफ़र हो रही हो। ठीक है। और हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है? जब हमारे पास दो बॉडीज़ मौजूद हों और उन दो बॉडीज़ के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस हो, तो जो हायर टेम्परेचर जिस बॉडी का होगा वो अपनी हीट ट्रांसफ़र करेगी टुवर्ड्स द लोअर टेम्परेचर जिस बॉडी का होगा। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि हीट इन मोशन। ठीक हो गई बात। ये एक स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज के वी नो डेट कि हीट को डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन की नीड नहीं पड़ती। आपने कभी ये सेंस किया है कि हम कह रहे हो कि हमने चाय बनाई है तो चाय में हमारी जो मिसाल के तौर पर अगर मैं एग्जांपल दूं कि 2000 जूल्स नॉर्थ की डायरेक्शन में हमने जो है वो खर्च की है या कंटेनर को दी है जिसकी वजह से फिर हमें चाय मिली है। तो ऐसा नहीं होता। हम जस्ट डिफाइन करते हैं मैग्नीट्यूड को। तो जस्ट मैग्नीट्यूड जहाँ पर हो ऐसी क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद जो यूनिट है वो है जूल। ऐसा यूनिट क्योंकि इट इज़ अ एनर्जी इन ट्रांजिस्ट और कैलोरीज भी हैं। याद रखिएगा कि एक कैलोरी हमारे पास बराबर है 4.2 जूल्स के। साथ ही साथ फिर हम एनर्जी इज इन ट्रांजिस्ट ले रहे हैं तो इसकी जो डायमेंशन है वो भी हमारे पास हो जाएगी ml² अपॉन t², या हम यूँ भी लिख सकते हैं ml² t−2। ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। इसी के साथ साथ इट इज़ अ पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी। ये पाथ पर डिपेंड करती है क्योंकि हमें पता है कि हायर टू लोअर, ठीक है ना, हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये तब तक ट्रांसफ़र होगा जब तक हमारे पास वो दोनों बॉडीज़ थर्मल इक्विलिब्रियम तक नहीं आ जाती। तो हम ये कह सकते हैं कि हीट हमारे पास जो क्वांटिटी है वो पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी है। अच्छा, इसके बाद माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर अगर हम हीट या टेम्परेचर को डिफ़ाइन करते हैं तो हमारे पास ये दो डेफिनेशंस आ जाती हैं। आपने इन दो डेफिनेशंस को भी याद रखना है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। मैं यहाँ पर टी लिख देता हूँ, आप समझे, या चले मैं पूरा लिख देता हूँ, TEMP, टेम्परेचर। ठीक है। और जो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल होता है वो हमारे पास हो जाता है हीट। तो ये हमारे पास माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इनकी डेफिनेशन आ जाती है। एज लाइक अगर हम एक कंटेनर ले लेते हैं और अगर हम देखें कि इस कंटेनर के अंदर मॉलिक्यूल्स भी हैं तो इन मॉलिक्यूल्स की जब हम टोटल काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं तो मान लेते हैं कि वो टोटल हमें मिलती है 100 जूल्स। ठीक है, 100 जूल्स हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है। तो टोटल हीट कितनी है? 100 जूल्स। लेकिन अगर हम टेम्परेचर की बात करेंगे तो टेम्परेचर हमारे पास क्या मिलेगा? टेम्परेचर हमें मिलेगा 50 सेंटीग्रेड, क्योंकि हम इस वक्त बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी की।
तो याद रखिएगा यहाँ पर मैंने सेल्सियस की बात की है, लेकिन टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमारे पास 3 स्केल्स भी हैं, जिनमें हमारे पास सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल भी मौजूद है। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा कि हीट को जब हम बात करते हैं तो हीट के हमारे पास 3 टाइप्स हैं, जिनमें कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन भी आ जाता है। इसके बाद हम आगे मूव करते हैं, हमारे पास आ जाता है थर्मल इक्विलिब्रियम। अब देखें ना, जब मैंने आपको कहा कि हम 2 बॉडीज़ ले लेते हैं, एक बॉडी का टेम्परेचर हमारे पास ग्रेटर है, मैंने यहाँ पर एरो के साथ आपको समझाने की कोशिश की है, और दूसरे का जो है वो एरो हम छोटा बना लेते हैं, विच मीन्स कि उसका टेम्परेचर कम है। एक का टेम्परेचर ज़्यादा, दूसरे का टेम्परेचर कम, तो क्या होगा कि जो हायर टेम्परेचर वाली बॉडी होगी वो हीट रिलीज़ करेगी, और जो लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी होगी वो हीट को गेन करेगी। एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहाँ पर इन दोनों बॉडीज़ का जो टेम्परेचर है वो बराबर आ जाएगा, उस पॉइंट को हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। तो थर्मल इक्विलिब्रियम इज़ अ कंडीशन एट विच टेम्परेचर ऑफ अ बॉडीज इज़ कांस्टेंट। ठीक, इसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है इंटरनल एनर्जी। देखें इंटरनल एनर्जी क्या है। इंटरनल एनर्जी आप यूँ समझें कि जब हीट ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है, जब हीट ट्रांसफ़र हो रही है तो हम उसे, एनर्जी ट्रांसफ़र जब हो रही है तो हम उसे कंसीडर कर रहे हैं एज एन हीट। लेकिन वंस प्रोसेस रुक जाता है, बॉडीज़ थर्मल इक्विलिब्रियम को एक्सीड कर जाती हैं, आई मीन के थर्मल इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाती हैं, तो फिर जो बॉडीज़ के अंदर एनर्जी होती है उस एनर्जी को हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। ठीक हो गई बात। जब अब मैं आपको बात अगेन समझा रहा हूँ कि जिस बॉडी का टेम्परेचर हायर है वो हीट को लॉस करेगी, और जिस बॉडी का टेम्परेचर कम है वो हीट को गेन करेगी। ठीक हो गई बात। फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर दोनों का टेम्परेचर एक जैसा हो जाएगा, तो हम उस पॉइंट को कह रहे हैं थर्मल इक्विलिब्रियम का पॉइंट। ठीक हो गई बात। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एनर्जी का ट्रांसफ़र होना रुक चुका है। अब हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पर हीट है, अब हम कहेंगे कि ये बॉडी की इंटरनल एनर्जी हो चुकी है। ठीक हो गई ये बात। और इंटरनल एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, जिसे अगर, अच्छा, ये समटाइम्स हम इसको यू के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं और चेंज इन यू के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये बात भी आप याद रखिएगा। अब इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या है, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, या टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी इट्स इंटरनल एनर्जी। ठीक हो गई बात। इसके बाद फिर हमारे पास है फॉर आइडियल गैसेस। फॉर आइडियल गैसेस के लिए हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर, पोटेंशियल एनर्जी 0 के बराबर, क्योंकि इस वक्त हम जो कुछ भी पढ़ेंगे वो एज एन आइडियल कंडीशंस या एज एन आइडियल गैसेस को ही लेकर पढ़ेंगे। आइडियल गैसेस क्या हैं, जिनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हमारे पास ना होने के बराबर हों या ना हों। ठीक है, तो अभी जितने भी एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, वो सब हमारे पास आइडियल गैसेस के लिए होता है। आसान लफ्ज़ों में हम यूँ भी कह सकते हैं कि आइडियल गैसेस के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो 0 के बराबर होती है। तो इंटरनल एनर्जी फॉर आइडियल गैसेस किन के बराबर होती है, वो बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी के बराबर। अब यहाँ पर एक टेबल है, ये टेबल आपने याद रखना है कि देखें काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ रखती है, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट रिलेशन रखती है टेम्परेचर के साथ। ठीक हो गई बात। अब अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इट मीन्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। तो इंटरनल एनर्जी जब बढ़ रही होगी तो हम इसे पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। इसी तरीके से जब टेम्परेचर कम हो रहा होगा, डिक्रीज़ हो रहा होगा, तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज़ हो रही होगी, इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज़ हो रही होगी, तो हम जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा होगा उसे हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी और इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेंगी, विच मीन्स व्हाट, के चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम क्या लेंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम 0 लेंगे। अच्छा, अब याद रखिएगा कि डेल्टा क्यू तो हमने पढ़ा कि हीट तो एक पाथ फंक्शन है, यानी कि पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी है, और जो इंटरनल एनर्जी है वो स्टेट पॉइंट फंक्शन है। अब देखेंगे स्टेट पॉइंट फंक्शन से क्या मुराद,
कि ये डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर। ठीक है, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करती है, पाथ पर डिपेंड नहीं करती, ये डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर। अब इसके साथ साथ हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है और हमसे समटाइम्स एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है कि स्टेट वेरिएबल्स कितने। तो याद रखिएगा कि हमारे पास 7 स्टेट वेरिएबल्स हैं, जिनमें प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, इंट्रोपी, गिव्स, फ्री और अवेलेबल एनर्जी। ठीक हो गई बात। अब ये हमारे पास ये 7 स्टेट वेरिएबल्स हैं जिन्हें हम केमिस्ट्री में भी डिस्कस करते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछता है कि हाउ मैनी स्टेट वेरिएबल्स आर इन फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो हम कहेंगे कि देयर आर 7 स्टेट वेरिएबल्स। ठीक, और ये 7 स्टेट वेरिएबल्स हैं, आप इनको याद कर लें, रट्टा मार लें तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हमारे पास क्या है कि जब मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही हो हीट एनर्जी में, या हीट एनर्जी कन्वर्ट हो रही हो इनटू मैकेनिकल एनर्जी में, तो हम इसे कहेंगे कि यहाँ पर एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड रह रही है। ठीक है, एज लाइक इसी तरीके से जैसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में पढ़ते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि अगर हम एक रूम में बैठे हुए हैं और मैं अपने दोस्त के साथ ही बैठा हूँ, अब देखेंगे अगर उसके पास 10 रुपये का नोट है और मेरे पास 5-5 रुपये के 2 सिक्के हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि 5-5 के 2 सिक्के उससे दे रहा हूँ और उससे 10 रुपये का नोट ले रहा हूँ, और फिर आपसे पूछ रहा हूँ कि ये करने के बाद आप मुझे बताएंगे रूम में टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज़ कितना है। तो आप कहेंगे कि सर टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज़ तो हमारे पास 20 ही है। क्लियर। लेकिन पहले आपके पास 5 के 2 सिक्के थे, अब आपके पास 10 का नोट है, और इसी तरीके से आपके दोस्त के पास पहले 10 का नोट था और अब उसके पास 5-5 के 2 सिक्के हैं। ठीक हो गई बात। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर अगर हम थर्मोडायनामिक्स की बात करें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करें, तो मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो या हीट एनर्जी कन्वर्ट हो मैकेनिकल एनर्जी में, तो हम इसे कहेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, विच मीन्स व्हाट के फर्स्ट लॉ में कहते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें यही कहता है कि जो एनर्जी है वो कंजर्व्ड रहेगी, यानी कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ना तो हम एनर्जी को क्रिएट कर रहे हैं, ना ही हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, लेकिन हाँ हमारे पास पहले मैकेनिकल एनर्जी है जिसे हम दूसरी टाइप यानी कि हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, और फिर हमारे पास हीट एनर्जी है जिसे फिर हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक हो गई बात। मैथमेटिकली हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को कैसे लिखते हैं कि जो हीट हम सप्लाई करते हैं किसी भी बॉडी को, तो उसकी वजह से फिर क्या आता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी और वर्क डन होता है। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, जिसे हम यूँ भी लिख सकते हैं कि डेल्टा क्यू तो सेम, डेल्टा यू हमारे पास क्या हो जाएगा, U2 माइनस U1, और फिर पी वर्क डन हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, वर्क डन हमारे पास बराबर हो जाएगा P डेल्टा वी के। एज वी नोटेड कि W हमारे पास बराबर होता है F डॉट डी के। ठीक है, और फिर हम इसी के थ्रू यहाँ पर ये एक्सप्रेशन लेकर आते हैं। एज लाइक अगर आप देखें ना, पावर हमारे पास किसके बराबर, फोर्स इनटू एरिया के बराबर, और फिर एरिया यहाँ पर डिवाइड करा इज इक्वल टू वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करेगा, तो F इज इक्वल टू पी ए हो जाएगा। एफ़ की जगह पर रखेंगे तो पी ए डेल्टा डी, ए डॉट डेल्टा डी हम किसके बराबर लिख सकते हैं, हम चेंज इन वॉल्यूम के बराबर लिख सकते हैं। तो हमारे पास फिर क्या हो जाएगा, पी डेल्टा वी के बराबर हो जाएगा। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इंट्रोड्यूस किसको करता है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारे पास इंट्रोड्यूस करता है इंटरनल एनर्जी को। ये भी एमसीक्यू पॉइंट है, ये भी आपने याद रखना है। इसके बाद साइन कन्वेंशंस की बात करते हैं। याद रखिएगा कि फ़िज़िक्स के अंदर जो साइन कन्वेंशंस हैं, केमिस्ट्री में उसका उलट है। तो हम साइन कन्वेंशंस सिस्टम को मद्देनज़र रखते हुए खुद भी डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप ऑन द सिस्टम नेगेटिव ले रहे हैं, तो फिर बाय द सिस्टम आपको पॉजिटिव लेना है, और फिर यही आपने थ्रू आउट
पूरे थर्मोडायनामिक्स के अंदर रखना है। आई मीन के आपने वो कंडीशन थ्रू आउट अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर मैंने साइन कन्वेंशंस जो ली हैं वो ये लिए हैं कि वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव एंड डेल्टा क्यू इज पॉजिटिव। जब हम वर्क डन ऑन द सिस्टम करेंगे, यानी कि ऑन द सिस्टम जब मैं वर्क डन कर रहा हूँ, सिस्टम पर काम कर रहा हूँ, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन जो डेल्टा क्यू होगा, जो चेंज इन हीट होगी, वो हमारे पास क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। इसी तरीके से जब मैं वर्क डन बाय द सिस्टम करूँगा तो फिर हम उसे पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि अभी हम वर्क डन सिस्टम से ले रहे हैं। तो वर्क डन हमारे पास पॉजिटिव आएगा, लेकिन जो चेंज इन क्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। चेंज इन क्यू नेगेटिव से मुराद ये कि अब हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। पहले हीट क्या हो रही थी, एब्जॉर्ब हो रही थी। एब्जॉर्ब होने के लिए वजह से हम उसे पॉजिटिव ले रहे थे। अब हीट रिलीज हो रही है तो हम उसे क्या ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं। इसी के साथ साथ इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करते हैं, पीछे पढ़कर आए। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी जब हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी जब हमारे पास टेम्परेचर डिक्रीज होगा। अब हमारे पास एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक, अब देखेंगे एप्लीकेशंस में सबसे पहली जो एप्लीकेशन है वो है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो मीन्स के सेम, एंड थर्मल से मुराद क्या हमारे पास, यूँ कह लेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस में थर्मल से मुराद हमारे पास हीट, विच मीन्स वॉट के टेम्परेचर हमारे पास यहाँ पर आइसोथर्मल में कांस्टेंट रहता है। तो चेंज इन टी हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, ज़ीरो के बराबर आ जाएगा। और जब चेंज इन टी हमारे पास, चेंज इन टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। और जब चेंज इन टेम्परेचर ज़ीरो आ रहा है तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़ीरो के बराबर हो जाएगी। और फिर अगर हम इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इसे देखें तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा यू की जगह पर हमारे पास आ जाएगा ज़ीरो, तो यहाँ पर डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू के बराबर हो जाएंगे। जिससे अगर हम पी वी के ग्राफ में देखना चाहें तो वो हमारे पास कुछ इस तरीके का कर्व बनाएगा। ठीक है, हम इस इक्वेशन को आगे भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन इस वक्त हमने जस्ट यहीं तक इसको कंसीडर करना है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। यानी कि जब अगर मेरे पास एक कंटेनर यहाँ पर मौजूद है और मान लेते हैं कि ये इसका पिस्टन है, तो जैसे ही मैं यहाँ पर इसको हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो हीट प्रोवाइड होने की वजह से अब इसका इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ रहा, लेकिन ये जो हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो रही है वर्क डन में, जिससे पहले ये जो वॉल्यूम V1 था अब वो वॉल्यूम V2 हो गया हमारे पास। ठीक है, विच मीन्स व्हाट, कि जो हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो रही है वर्क डन में। तो जो इसका PV का ग्राफ निकलेगा वो PV का ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरीके का निकलेगा। विच मीन्स व्हाट, कि ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन हमारे पास P और V का इन्वर्स है। ठीक है, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये हमारे पास वेरी स्लो प्रोसेस होता है। तो याद रखिएगा कि अगर हमसे कोई पूछने MCQs आ जाता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस हमारे पास कौन कैसा प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस है, तो हम कहेंगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस हमारे पास जो है वो स्लो प्रोसेस है। इसी तरीके से फिर हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस आ जाता है। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है कि हम सिस्टम से ना तो हीट बाहर निकाल सकते हैं ना सिस्टम के अंदर हीट दे सकते हैं। तो जो हीट का अमाउंट रहेगा वो ज़ीरो रहेगा, यानी कि कांस्टेंट रहेगा, और चेंज इन हीट भी हमारे पास क्या आएगी, ज़ीरो के बराबर आएगी। तो अगर मैं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू में डेल्टा क्यू की जगह पर ज़ीरो सब्सटीट्यूट करूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, ज़ीरो इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब डेल्टा यू यहाँ पर प्लस कर रहा है, यहाँ आकर क्या करेगा, माइनस। ठीक है, तो यानी जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी होगी वो कन्वर्ट होती रहेगी वर्क डन के अंदर। तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा होगा वही हमारे पास चेंज आ रहा होगा इन वर्क डन। लेकिन क्या हो रहा होगा, क्या ये दोनों मतलब कि इंटरनल एनर्जी कम होती रहेगी तो वर्क डन ज़्यादा होता रहेगा। तो नेगेटिव साइन इनके अपोजिट को शो कर रहा है। इसके साथ जब हम देखें, पढ़ा था ना हमने
जब हम न्यूटन्स स्पीड ऑफ साउंड इन ईयर को मेजर कर रहे थे, फिर लैप्लास ने करेक्शन की थी, तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि पी वी गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये इसका ग्राफ आ जाएगा। अब आप देखें, एक बात यहाँ पर देखें, अगर बात करें इसके एरिया की, तो यहाँ वाला एरिया भी देख लें और फिर इसका एरिया भी देख लें, तो इस एरिया में हमें स्लाइटली डिफरेंट आ रहा है कि ये जो एरिया है ये हमारे पास कम है, इसका एरिया कम है। और अगर हम एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करें तो इसका एरिया ज़्यादा है और ये स्लो प्रोसेस है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस हमारे पास जो है वो क्या है, फास्ट प्रोसेस है। इसके थ्रू हमने इन एरियाज़ को याद रखिएगा, हमने इसके थ्रू एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है अपना। फिर हम अपने आ जाते हैं थर्ड एप्लीकेशन पर, जो है आइसोबैरिक। आइसो मीन्स सेम, बैरिक मीन्स के प्रेशर। तो आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर हमारे पास क्या होता है, पी कांस्टेंट, यानी कि चेंज इन पी जो है वो 0 के बराबर आ रहा होता है। तो अब देखेंगे डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा डब्ल्यू हमारे पास बराबर होता है पी डेल्टा वी के, ठीक। तो अब हमारे पास क्या होगा, चेंज इन पी 0 के बराबर आ रहा है। तो ये तो हमारे पास इक्वेशन आई, लेकिन अगर हम इसका ग्राफ देखेंगे तो इसका ग्राफ हमारे पास देखें, चेंज इन पी हमारे पास कांस्टेंट है और उस कांस्टेंट प्रेशर पर हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम आ रहा है। तो कांस्टेंट प्रेशर पर जो चेंज इन वॉल्यूम आएगा, इसका ग्राफ हमें क्या मिलेगा, इसका ग्राफ हमें हॉरिजेंटल ग्राफ मिलेगा, जिससे मुराद ये कि स्लोप हमारे पास क्या है, स्लोप हमारे पास 0 होगा यहाँ पर, ठीक। और पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये इक्वेशंस आपको वैसे भी क्लियर होंगी, और अगर नहीं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी के साथ साथ फिर हमारे पास आ जाता है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसो मीन्स के सेम, कोरिक मीन्स के वॉल्यूम। तो वी कांस्टेंट यानी कि चेंज इन वी हमारे पास 0। अगर चेंज इन वी हमारे पास 0 है तो पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 के बराबर हो जाएगा, यानी कि जो चेंज इन वर्क डन है वो हमारे पास किसके बराबर, वो हमारे पास 0 के बराबर आ जाएगा। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाएगा डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब क्या होगा हमारे पास कि यहाँ पर हमारे पास डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, क्योंकि डेल्टा डब्ल्यू की जगह पर 0 कंसिडर कर देंगे तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमने यहाँ पर क्या करनी है, याद रखनी है। अब क्या होगा कि पी वी का अगर हम ग्राफ लेंगे तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम जब कांस्टेंट है तो प्रेशर हमारे पास इंक्रीज़ होता रहेगा। हम देखें ना, अगर हमारे पास प्रेशर कुकर की ही एग्जांपल अगर हम ले लें, यहाँ पर मैं पिस्टन को फिक्स्ड कर देता हूँ और फिर यहाँ से हीट प्रोवाइड करता हूँ, तो चेंज इन वॉल्यूम तो आ ही नहीं रहा। चेंज इन वॉल्यूम नहीं आ रहा तो फिर क्या इंक्रीज़ करेगा, फिर हमारे पास प्रेशर इंक्रीज़ करेगा। तो ये प्रेशर इंक्रीज़ करेगा और इसका जो स्लोप है वो हमारे पास आ जाएगा इनफाइनाइट। ये भी हमें याद रखना है। अब यहाँ पर इसके थ्रू हमने एक एग्जाम्पल, एक ग्राफ यहाँ पर बनाया हुआ है, एक छोटा सा टेबल यहाँ पर हमने बनाया हुआ है, जिसमें हम देखेंगे वर्क डन। हम लिख रहे हैं वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेस में ज़्यादा हो रहा है और एडियाबैटिक प्रोसेस में कम हो रहा है, जिससे क्या मुराद कि हमारे पास एरिया, क्योंकि एरिया बराबर है लेंथ इनटू विड्थ के, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने करेक्शन कर लेनी है, वो ये कि हमने यहाँ पर देखा कि ग्राफ हमारे पास, क्योंकि स्क्रीन की वजह से हमें यहाँ ग्राफ कम और यहाँ पर ज़्यादा लगा, एक्चुअल में ये ग्राफ यहाँ पर क्या आएगा, ये ग्राफ यहाँ पर ज़्यादा आएगा, यानी कि आइसोथर्मल का ज़्यादा आएगा और एडियाबैटिक का कम आएगा। ठीक हो गई बात। तो इससे हमारे पास ये हो जाएगा कि वर्क डन इन आइसोथर्मल इज़ ग्रेटर देन वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। और फिर ये आप इजीली दो टर्म्स और हैं, वो तो इजी हैं, आप उन्हें खुद भी क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद अब हमारे पास क्या है कि ये याद रखना है कि ड्यूरिंग एक्सपेंशन, अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से जो वर्क डन ज़्यादा हो रहा है वो किस में ज़्यादा हो रहा है, तो आपने ये याद रखना है कि वर्क डन एकदम से नहीं बता देना, आपने पूछना है कि हम ड्यूरिंग एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं
या कंप्रेशन की बात कर रहे हैं। तो जब हम ड्यूरिंग एक्सपेंशन की बात करेंगे तो जो मैक्सिमम वर्क हो रहा होगा वो हमारे पास आइसोबैरिक में हो रहा होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर वर्क डन आइसोबैरिक में ज़्यादा हो रहा है, वर्क डन आइसोथर्मल में उससे कम, फिर वर्क डन एडियाबैटिक में उससे कम, और फिर वर्क डन आइसोकोरिक में उससे कम हो जाएगा। ठीक है, हम एरियाज को देखते हुए वर्क डन डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कंट्रैक्शन की या कंप्रेशन की बात करेंगे तो हम इसी टेबल का, इसी लाइन का जो है वो उलट कर देंगे। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है, और किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन्स हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पर। अब ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हमारे पास क्या है कि व्हेन अ बॉडी A इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अनदर बॉडी B and also separately in thermal equilibrium with the body C, then body B and C will also be in thermal equilibrium with each other। ठीक है, जब हमारे पास एक बॉडी है और वो बॉडी क्या है A, वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है B के साथ। ठीक है, A और B दो बॉडीज़ हैं और दोनों किस में हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। लेकिन जो A है वो C के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर है, यानी कि हम यूं भी कह सकते हैं कि A B के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, फिर B C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो तीन हमारे पास बॉडीज़ हैं, तीनों ही एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। तो ऐसे लॉ को हम ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहेंगे। ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट दैट इफ टू थर्मोडायनामिक सिस्टम are each in thermal equilibrium with the third one, then they are in thermal equilibrium with each other। आप देखेंगे A थर्मल इक्विलिब्रियम में है B के साथ, फिर B थर्मल इक्विलिब्रियम में है C के साथ, और फिर C थर्मल इक्विलिब्रियम में है A के साथ। ठीक है, अब A का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, आई मीन के A डायरेक्टली B और फिर B डायरेक्टली C के साथ रिलेशन में नहीं है, ये सेपरेटली एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। यानी कि A B के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, फिर B C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, और फिर C थर्मल इक्विलिब्रियम में है A के साथ। तो ये हमारे पास जस्ट ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, जिससे मुराद यह कि थर्मल इक्विलिब्रियम से मुराद के टेम्परेचर से हैं, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर ज़ीरो। तो नेट फ्लो ऑफ हीट हमारे पास क्या होगी, नेट फ्लो ऑफ हीट हमारे पास ज़ीरो के बराबर होगी। अब जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें क्या इंट्रोड्यूस करवा रहा था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें इंट्रोड्यूस करवा रहा था इंटरनल एनर्जी को। तो ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें क्या इंट्रोड्यूस करवा रहा है, तो वो हमें टेम्परेचर को इंट्रोड्यूस करवा रहा है। मैं एक बार फिर आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आप देखें कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इंट्रोड्यूसेस इंटरनल एनर्जी। ठीक है, और इसी तरीके से फिर हमारे पास जो ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो इंट्रोड्यूस करवा रहा है हमारे पास टेम्परेचर को। अच्छा, इसके बाद अगर हमारे पास ये कंडीशन आ जाती है जिसके अंदर अब क्या है हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस। अब साइक्लिक प्रोसेस के अंदर हमसे पूछा जाएगा वर्क डन क्या है। तो मैंने आपको क्या कहा कि वर्क डन के लिए हमें डायरेक्ट नहीं बोलना, हमने एक्सपेंशन या कंप्रेशन को देखना है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखें कि रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज है। ठीक है, रोटेशन क्या है हमारे पास, क्लॉकवाइज। हम मान लेते हैं कि ए के पॉइंट पर यहाँ पर इनिशियली V1 था। ठीक है, और फिर यहाँ पर V2 है। ठीक है, तो आप देखेंगे A to B जब जा रहा है तो इट मीन्स कि अगर यहाँ पर कंडक्टर हम एक कंटेनर ले लेते हैं और उस कंटेनर का इनिशियल वॉल्यूम V1 था, तो जैसे ही हमने उसको हीट दी तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया और वो फिर किसके बराबर हो गया, वो फिर बराबर हो गया V2 के। ठीक है, तो इट मीन्स कि जब A to B हम जा रहे हैं तो A to B क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा है। क्लियर, A to B हमारे पास क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। और फिर हम C to D जाएं तो आप देखें C to D हम क्या जा रहे हैं, V2 से V1 की तरफ आ रहे हैं। V2 से हम कहाँ आ रहे हैं, V1 की तरफ, तो यानी कि कंप्रेशन हो रही है। तो A to B हमारे पास एक्सपेंशन और C to D हमारे पास क्या हो रही है,
कंप्रेशन हो रही है। व्हाट अबाउट बी टू सी और ए टू डी? तो आप देखें बी टू सी और ए टू डी हमारे पास वर्क डन नहीं हो रहा होगा। वर्क डन क्यों नहीं हो रहा होगा यहाँ पर? क्योंकि आप देखें यहाँ पर कि बी टू सी भी हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम 0 के बराबर, और डी टू ए भी हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट है, विच मीन्स व्हाट, कि हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम 0 के बराबर। तो यहाँ पर जो पी डेल्टा वी है वो हमारे पास बराबर हो जाएगा 0 के। तो इसी तरीके से हमें ये याद रखना है कि इन साइक्लिक प्रोसेस हमारे पास वर्क डन जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, आप देखेंगे वर्क डन, हम रोटेशन इस वक्त क्या है, क्लॉकवाइज, तो हम वर्क डन क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, और अगर इसी का उलट कर लें और एंटी क्लॉकवाइज लें तो वर्क डन हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। लेकिन फिर जहाँ पर कंप्रेशन है वहाँ पर एक्सपेंशन आ जाएगी, और इस वक्त जहाँ पर एक्सपेंशन है वहाँ पर कंप्रेशन आ जाएगी, बात वही हो जाएगी। तो ये याद रखना है कि इन साइक्लिक प्रोसेस जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो 0 के बराबर आएगा, जो वर्क डन है वो 0 के बराबर नहीं होगा। फिर जो वैल्यूज़ हमें गिवन होंगी हम उसके थ्रू इजीली मालूम कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात यहाँ पर? इसके बाद फिर हमारे पास है हीट कैपेसिटी। अब हीट कैपेसिटी हमारे पास क्या है, कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ मैटर बाय 1 सेंटीग्रेड और 1 केल्विन। आसान लफ्ज़ों में हमारे पास हीट का वो अमाउंट रिक्वायर हो जो बॉडी के टेम्परेचर को, किसी भी गिवन मैटर के टेम्परेचर को 1 केल्विन तक राइज करवा दे, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये किस पर डिपेंड करती है, साइज और क्वांटिटी ऑफ अ मैटर पर डिपेंड करती है। मैथमेटिकली इसका फार्मूला है C इज इक्वल टू क्यू डेल्टा टी, और इसका जो यूनिट है वो हमारे पास है जूल अपॉन केल्विन। अब जूल अपॉन केल्विन एक और क्वांटिटी का यूनिट है जिससे हम कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, आप देखें ना, क्यू जूल और डेल्टा टी हमारे पास केल्विन। तो जो यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट एंड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज सेम, क्योंकि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हमारे पास बराबर है 1.38 इंटू 10⁻23 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर किलो केल्विन। आप देखेंगे केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास बराबर है जूल के, और जूल पर केल्विन हमारे पास इसका यूनिट है, जूल पर केल्विन हमारे पास यूनिट है हीट कैपेसिटी का। तो हमसे ये भी पूछा जाता है कि हीट कैपेसिटी का यूनिट किसके साथ सेम है, तो हमने याद रखना है कि हीट कैपेसिटी का यूनिट बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के साथ सेम है। फिर हमारे पास आ जाती है स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या फ़र्क है, देखें वहाँ पर था कि किसी भी गिवन क्वांटिटी ऑफ मैटर के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 kg मैस की बात होगी। तो जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर हो किसी भी मैटर जो कि 1 kg जिसका मैस हो, उसका टेम्परेचर 1 केल्विन या 1 सेंटीग्रेड तक राइज करवाना हो, तो वहाँ पर जो हीट रिक्वायर होगी उसे हम कहेंगे स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसके लिए हम लिखेंगे मैथमेटिकली C इज इक्वल टू क्यू अपॉन में मैस मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो यूनिट इसका क्या होगा, जूल अपॉन केजी केल्विन। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास आ जाएगा मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, अब देखें हीट कैपेसिटी किसी भी गिवन मैटर के लिए, स्पेसिफिक हीट 1 kg मैस के लिए, मोलर स्पेसिफिक हीट 1 मोल ऑफ अ गैस के लिए। तो 1 मोल ऑफ गैस का टेम्परेचर हम राइज करें 1 सेंटीग्रेड या 1 केल्विन तक, उसके लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होगा उसे हम कहेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या मोलर स्पेसिफिक हीट। अब देखेंगे Q हमारे पास बराबर होती है Q इज इक्वल टू NC डेल्टा। ठीक है, तो यहाँ से हमें मोलर स्पेसिफिक हीट मिलेगा जो कि बराबर होगा Q अपॉन
एन डेल्टा टी, एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मोल्स या 1 मोल ऑफ अ गैस। अब देखें क्यू का यूनिट जूल, एन मोल, और चेंज इन टेम्परेचर का यूनिट केल्विन। तो जूल पर मोल केल्विन हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट का यूनिट आ जाएगा। अब देखें हमारे पास होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जो कि हमारे पास बराबर होता है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। अब देखें जूल पर मोल केल्विन हमारे पास किसका यूनिट है? मोलर स्पेसिफिक हीट का। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं द यूनिट ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एंड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज सेम। तो दोनों का हमारे पास जो यूनिट होगा वो क्या आ जाएगा? सेम हो जाएगा। इसके बाद एक बात याद रखनी है कि मोलर स्पेसिफिक हीट इन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या हो जाएगा? चेंज इन टेम्परेचर 0 के बराबर, और Q अपॉन 0 हमारे पास किसके बराबर? इन्फिनिटी के बराबर। ठीक है। और मोलर स्पेसिफिक हीट इन एडियाबैटिक प्रोसेस क्या हो जाएगा? तो एडियाबैटिक में हीट 0 के बराबर होती है, तो 0 डिवाइडेड बाय n क्या है हमारे पास? 1, और चेंज इन टेम्परेचर भी 1 केल्विन ले लेते हैं, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गई बात। तो ये याद रखना है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में मोलर स्पेसिफिक हीट इन्फिनिटी होती है और एडियाबैटिक प्रोसेस में 0 के बराबर। अब इसके बाद हमारे पास 2 टाइप्स हैं मोलर स्पेसिफिक हीट की। अब देखें हम नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि हम गैसेस की बात कर रहे हैं, और गैसेस में हमने पढ़ा है कि कांस्टेंट प्रेशर भी ले सकते हैं हम, कांस्टेंट वॉल्यूम भी ले सकते हैं। तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब डेफिनेशन हम इसकी कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं कि मोलर किसी भी गैस का 1 मोल जो है, किसी भी 1 मोल ऑफ गैस का टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड या 1 केल्विन तक राइज करवाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट ज़रूरी होती है, रिक्वायर होती है एट कांस्टेंट प्रेशर, तो हम उसे कहेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। और फिर इसी तरीके से अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर हो किसी भी 1 मोल ऑफ गैस का टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड 1 केल्विन तक राइज करवाने के लिए एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वो हमारे पास बराबर हो जाएगा मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम के। तो यहाँ पर जहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर है तो मैंने यहाँ पर CP लिख दिया और QP लिख दिया, बाकी एन डेल्टा टी डिवाइड में हमने सेम रखा है। और फिर इसी तरीके से हमने CV का एट कांस्टेंट वॉल्यूम का फार्मूला रखा है। अब NP हमारे पास देखें, NP और NV 1 मोल ऑफ गैस है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स इन एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू 1। चेंज इन TP यानी कि चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो भी हमारे पास एक दूसरे के बराबर है, और वो भी 1 के बराबर है क्योंकि 1 केल्विन तक का राइज ले रहे हैं हम। तो काइनेटिक एनर्जी भी बराबर होगी एक दूसरे को, और इंटरनल एनर्जी भी दोनों की बराबर होगी। तो अगर मैं इसमें पुट करता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पर n की जगह पर मैं 1 ले लेता हूँ, ठीक है, और चेंज इन टेम्परेचर की जगह पर भी मैं 1 ले लेता हूँ, तो मुझे क्या बनेगा? CP इज इक्वल टू QV और CV इज इक्वल टू QV, विच मीन्स व्हाट? द मोलर स्पेसिफिक हीट डायरेक्ट रिलेशन रखती है किसके साथ? हीट के साथ। ठीक हो गई बात। इसके साथ साथ अब देखें CP इज इक्वल टू QP डिवाइडेड बाय N डेल्टा T। अब Q को हम थर्मोडायनामिक वे में कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा U प्लस डेल्टा W। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया Q की जगह पर डेल्टा U प्लस डेल्टा W एंड N डेल्टा T। अब देखें CV इज इक्वल टू, अब कांस्टेंट वॉल्यूम है तो W तो 0 के बराबर होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो CV इज इक्वल टू डेल्टा U डिवाइडेड बाय N डेल्टा T। अब N डेल्टा T यहाँ पर भी 1 के बराबर और यहाँ पर भी 1 के बराबर, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा? देखें QP जो कि बराबर है डेल्टा U प्लस W के, ठीक है, तो QP इज इक्वल टू, अब हाँ अब क्या रखें हम? डेल्टा U की जगह पर अब हम क्या रखें? ठीक है, अब देखें डेल्टा U की जगह पर हम रख देंगे QV और W हम क्या रखेंगे? एज इट इज़ सेम रखेंगे। क्लियर? तो अब इससे हमें क्या मिल रहा है कि जो QP है, आप देखें ना, QV में हमने वर्क ऐड किया है तब जाकर हमें QP मिल रहा है। इट मीन्स व्हाट? कि जो QP है वो QV से ग्रेटर है,
इससे फिर हमें ये भी पता चल रहा है कि जो CV है यानी कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर। फिर इसके बाद ये रिलेशन भी याद रखना है कि जो CV माइनस CV इज इक्वल टू R के बराबर, और QP माइनस QV जो है वो वर्क डन के बराबर। क्लियर। यहाँ से देखें QP माइनस QV इज इक्वल टू W, यहाँ से आया, ये QV यहाँ पर प्लस कर रहा है, वहाँ जाकर माइनस करेगा। तो ये रिलेशंस हमने याद रखना है। इसके साथ साथ जो रेशो है बिटवीन CP एंड CV, इसको किससे लिखते हैं हम, गैमा से लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, CP अपॉन CV, ये ऑलवेज ग्रेटर देन किसके होता है, 1 के होता है। अब देखेंगे CV यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ कर मल्टीप्लाई करेगा तो CV इज इक्वल टू गैमा मल्टीप्लाई बाय CV हो जाएगा। और अगर हम CV की बात करें तो देखें गैमा यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड करेगा तो CP अपॉन गैमा इज इक्वल टू CV के बराबर आ जाएगा। तो ये भी रिलेशन हैं जो कि MCQs हम इनके थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ फिर हमारे पास यहाँ पर देखें कि हम एक ग्राफ बनाने वाले हैं गैमा CV CP और F। ये F जो है वो हमारे पास है डिग्री ऑफ फ्रीडम का। F इज इक्वल टू व्हाट, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब देखें गैस हमारे पास क्या है, मोनोटॉमिक गैस है। तब मोनोटॉमिक गैस के लिए जो CV होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हम इन फार्मूलाज के थ्रू मालूम करेंगे। अब चूँकि गर्मी भी ज़्यादा है और वीडियो भी लेंदी हो रही है तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, लेकिन आपने ये याद रख लेना है या फिर रट्टा मार लेना है, जिस तरीके से भी आपने करना है आप कर लीजिएगा। अब CV हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, 3/2 R के। अब देखें यहाँ पर मैं आपको CP मालूम करने का तरीका बता देता हूँ। आपने डिनोमिनेटर सेम रखना है, बस क्या करना है कि ऊपर जो न्यूमरेटर है उसमें डिनोमिनेटर ऐड कर लेना है। यानी कि अब 3 + 2 कितने हो जाएंगे, 5/2 कर लेना है। तो CP किसके बराबर हो जाएगा, 5/2 R के। अब जब CP CV मिल गया तो हम CP का रेशो लेंगे CV के साथ, तो हमें गैमा मिल जाएगा और वो गैमा किसके बराबर होगा, 1.63 के। और डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास क्या आ जाएगी, 3। आप इसको याद रखने के लिए यूं भी कर सकते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम को याद रख लें कि मोनो का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो क्या है, 3 है। इसी तरीके से डायटोमिक की अगर हम बात करें तो अब डायटोमिक के लिए क्या होगा, 5/2। तो अब 2 + 5 कितने हो जाएंगे, 7। 7/2 क्या हो जाएगा, 7/2 R CP हो जाएगा। ठीक हो गई बात। अब रेशो सर अगर हम CP और CV का लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा 1.40 का। और अब मैं आपसे पूछूंगे डायटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, तो अब आप इजीली कहेंगे कि सर डायटोमिक का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो हमारे पास होगा 5। क्लियर। इसी तरीके से फिर हमारे पास पॉली एटॉमिक के लिए क्या हो जाएगा, 7/2। 2 + 7 9, 9/2 R हो जाएगा। रेशो लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.29। और फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि पॉली एटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 7। तो यहाँ पर हमारे पास थर्मोडायनामिक्स का यूनिट भी कंप्लीट हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया होगा। देखें किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट के लेक्चर के अंदर हम 1 शूट करेंगे इंशाल्लाह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।